हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल स्टडी विद जीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, जो कि आपको एग्जाम्स में यहाँ से हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, चलिए आप लोग जवाब भी दीजिएगा। पहला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है, बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, मानसरोवर झील के पास ही नदी है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी दोस्तों ये कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चुमायूडुंग हिमनद से निकलती है। सतलज की बात की जाए तो ये भी दोस्तों मानसरोवर झील से ही निकलती है, राकसताल झील से। उसके बाद नदी सिंधु नदी भी दोस्तों कैलाश पर्वत श्रेणी के गोखुर झील से, सॉरी बोखुर झील से ये निकलती है, बोखुर झील से, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ क्वेश्चन कहा रहा है नहीं आता है, तो बताइए। तो देखिए, याद रखिएगा दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील, जिसको हम लोग शॉर्टकट में टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी है ना, इसको टिस्को भी बोला जाता है, भारत के प्रमुख इस्पात कंपनी है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना 1907 में की गई थी, 1907 में दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। हाँ, और ये दोस्तों दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों मतलब भारत के प्रमुख इस्पात कंपनी है, जमशेदपुर में इसका कारखाना स्थापना हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो ये मुंबई में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और बाद बाकी अच्छा बताइएगा दोस्तों, ये दुर्गापुर दुर्गापुर और भिलाई ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नकदी फसल निम्नलिखित में से नहीं है। यहाँ क्वेश्चन फसल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अगर गेहूं की बात की जाए तो चना हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, ये दोस्तों ये रबी फसल है। ये कौन सा फसल है, रबी फसल है। बात की जाए नकदी फसल हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, है ना, ये सब जो है ये नकदी फसल के रूप में आता है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है, बताइएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, भारत के राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच ये जल सन्निधि स्थित है। अच्छा, इसकी चौड़ाई अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 53 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये क्लास 10th का है सवाल, तो याद रखिएगा 1906 ईस्वी में कहाँ पे, रानीपेट में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा रानीपेट में 1906 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है रानीपेट, है ना। अच्छा, सब भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन जो है वो कहाँ होता है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, कोयला का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महादेश है ना। लेकिन अगर दूसरा कहा जाए तो दूसरा जो हो जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, है ना। अफ्रीका जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाए तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों। तो देखिए दोस्तों, इसका मेन कारण है विकिरण के कारण, है ना। विकिरण के कारण अर्थात रेडिएशन के कारण जो होता है ये
मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट जाता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? मिलान यहाँ पर सही बताना है। तो देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है, भूमध्य सागरीय जो है जलवायु, ये भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, तो 8 नंबर का इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही मिलान चिन्ह का है, तो भूमध्य क्षेत्र जो है जाड़े में वर्षा करती है ना। यहाँ पे जाड़े में वर्षा होती है भूमध्य क्षेत्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हाँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, हाँ, 2 ऑप्शंस नीचे है। दामोदर नदी जो है निकलती है ये कहाँ से? तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी ढाल से। बताइएगा 9 का क्या होगा सही जवाब। तो देखिए दोस्तों, दामोदर नदी जो है, ये दामोदर नदी पलामू के लातेहार जिला के उत्तरी भाग यानी छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है दामोदर नदी। इसी को दोस्तों बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। अगर बिहार का शोक नदी कहा जाए तो वो हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी खरीफ फसल को कौन से मौसम में इसको बोया जाता है? तो दोस्तों वर्षा के मौसम में जो है ना इसको बोया जाता है खरीफ फसल को। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन फसल आता है? तो याद रखेंगे, धान आता है, उसके बाद बाजरा आता है, धान बाजरा, उसके बाद मक्का आता है, मक्का आता है, उसके बाद कपास आता है, कपास काली मिट्टी के लिए फेमस है। उसके बाद मूंगफली आ गया, आपका मूंगफली आ जाएगा। उसके बाद ज्वार आ जाएगा, ज्वार भी आ जाएगा। उसके बाद अरहर हो जाएगा, अरहर हो जाएगा। जूट भी दोस्तों खरीफ फसल है। गन्ना हो गया, गन्ना भी खरीफ फसल है। सोयाबीन भी खरीफ फसल हो जाएगा, सोयाबीन। मूंग भी दोस्तों ये भी खरीफ फसल है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी किसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो देखिए, संविधान सभा द्वारा जो है ये अपनाया गया था दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अब देखिएगा, प्रथम अधिवेशन जो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, है ना। और इस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष जो है इससे 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, है ना। हाँ, संविधान सभा का गठन जो है अस्थायी रूप से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। और इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव को लाया जाता है ना। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कहाँ प्रस्तावित हो सकता है वित्तीय बिल? बताइएगा। तो देखिए, वित्तीय बिल जो है अनुच्छेद नंबर 109 के अनुसार केवल धन विधेयक यानी वित्तीय बिल ये कहाँ प्रस्तुत किया जाता है मित्रों? तो केवल लोकसभा में, है ना। अनुच्छेद नंबर कौन से तहत? 109 के तहत जो है ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस यानी BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? तो 1916 में की थी। कब? 1916 में की गई थी, याद रखिएगा। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना। हाँ, इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भूमिका है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है जो कि महत्वपूर्ण है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है? तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है ना। अगर इसमें मौलिक अधिकार में कोई भी अगर अधिकार खत्म होता है तो डायरेक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट से
संपर्क कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, याद रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, उसके बाद जो है परमादेश हो गया, उत्प्रेषण, उसके बाद अच्छा परीक्षा होता है ना, ध्यान से उतर रहा है। तो ये सब जो है ना 32 के तहत मतलब पूछा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो है ये किस में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 38 में ये लिखा गया है ना। अनुच्छेद नंबर 38 के तहत जो है एक कल्याणकारी राज्य का गठन का बात कही गई है। अच्छा, ये अनुच्छेद नंबर 38 कहाँ से? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों ये अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक आ जाता है। मौलिक अधिकार दोस्तों अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक आ जाता है। तो देखिए 38 जो है इसी के बीच में आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, बताइएगा किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए संसद के द्वारा जो है, लोकसभा में संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके अनुच्छेद नंबर 61 के तहत जो है इसको हटाया जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 17। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पे आधारित है ना। प्रजातंत्र जो है किस तथ्य पर आधारित है बताइएगा। तो देखिए प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो ऐसा किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था, सॉरी अब्राहम लिंकन ने कहा था, है ना। तो 17 नंबर का जो है सही जवाब हो जाएगा, ये जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है 18 नंबर। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है? तो देखिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहला स्थान पे आता है, यूपी पहला स्थान पे आता है ना, जिसमें 80 सीट है, पहले स्थान पर है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है दोस्तों, महाराष्ट्र यहाँ पर टोटल 48 दूसरे स्थान पे आ जाता है। उसके बाद 42 सीट जो है पश्चिम बंगाल में, है ना। वेस्ट बंगाल में कितना सीट है दोस्तों? 42 सीट तीसरे स्थान पे आ गया। तो देख लीजिए 18 नंबर का क्या होगा सही जवाब? तो हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग जो है ये क्या है? देखिए नीति आयोग दोस्तों ये भारतीय संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है ना। इसीलिए ये दोस्तों एक गैर या परामर्शदात्री संस्था है ना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा परामर्शदात्री संस्था या गैर संवैधानिक संस्था भी बोलते हैं इसका। अच्छा, इसका स्थापना कब होता है? तो 15 मार्च 1950 को होता है। 15 मार्च 1950 को होता है, योजना आयोग के रूप में होता है। लेकिन 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में जो है इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसका हेड जो होता है वो पीएम खुद होते हैं। चलिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब सरकार का भी इनकम है और पूंजीपति वर्ग का भी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है दोस्तों? प्रत्यक्ष कर है ना। लगभग 51% जो है, सॉरी 51 नहीं 55% कर यहाँ से मिलता है। अच्छा, प्रत्यक्ष कर में कौन कौन सब आ जाता है भाई? तो आयकर याद रखेंगे, आयकर हो गया, उसके बाद निगम कर हो गया, ये सब प्रत्यक्ष कर है। अच्छा बताइएगा जीएसटी कौन सा कर है? जीएसटी बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है किस क्षेत्र में बताइएगा 22 का? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन को माना जाता है, याद रखिएगा। और इन्होंने जैव विकास का भी मत दिया था, है ना। जैव विकास किसने दिया था? जैव विकास का मत किसने दिया था?
तो यही चार्ल्स डार्विन, विकासवाद का सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न है 24, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था? तो देखिए वर्ष 1945 में कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके जमींदारी उन्मूलन का अनुमोदन किया। कब? 1945। तो कार्यकारिणी कमेटी 1945 में जो है जमींदारी उन्मूलन लाया गया था। आगे चलिए माफ कीजिएगा। कथकली की जड़ें किस राज्य में है? दोस्तों कथकली ये दोस्तों नाट्य है, आप लोग को पता ही है, केरल के मालाबार, कोच्चि और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। माफ कीजिएगा, केरल। अच्छा, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम दोस्तों सबसे प्राचीन भरतनाट्यम। चलिए आगे देखते हैं। और 26 नंबर, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो 3 कठिया पद्धति से जुड़ा हुआ है। 1917 में गांधी जी बिहार आए थे, बिहार के चंपारण में आए थे और 3 कठिया पद्धति को समाप्त किए थे। किसान कौन थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा जाता है? बताइएगा। तो 27 का बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। और इसी एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल पद को खत्म करके भारत का वायसराय बनाया गया था। और इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए भारतीय रेगिस्तान जो है ये कहाँ स्थित है? बताइएगा। 28। तो 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरावली की पहाड़ी में है ना। रेगिस्तान आप लोग को पता ही है, थार मरुस्थल जो है ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। चलिए फिर आगे देखते हैं। बताइएगा, बिहार बंगाल से पृथक हुआ। तो 1912 में जो है बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ। उड़ीसा बंगाल से कब हुआ ये बताइएगा, यानी बिहार से कब अलग हुआ? तो 1936 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया जाता है ना। हाँ शहीद आजम भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो मित्रों याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रोम को कहा जाता है ना। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है, बताइएगा। तो देखिए राजस्थान का सांभर झील जो है खारे पानी की झील है ना। सांभर झील जो है ये खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। बाद बाकी सब जो है डल झील हो गया, लोकटक झील हो गया, बारा पानी, ये सब मीठे पानी की झील है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 33 नंबर का बिल्कुल ही पता आप लोग को ऑलरेडी होगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, गंगा नदी के किनारे आप लोग को याद रखना है पटना स्थित है ना। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है भाई, लखनऊ स्थित है। गोदावरी नदी के तट पे राजमुंदी स्थित है, राजमुंदी शहर स्थित है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देखते हैं इसका सही जवाब कौन दे पाते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, प्लेन स्पीकिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू विल बी राइट आंसर हो जाएगा सही जवाब। अब बात की जाए दोस्तों कमलेश्वर की, तो इसका शीर्षक याद रखिएगा कितने पाकिस्तान, है ना। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के द्वारा शीर्षक है ये, है ना। उसके बाद अमृता प्रीतम का दोस्तों याद रखिएगा रसीदी टिकट दोस्तों इसके शीर्षक है। कमलेश्वर हो गया कितने पाकिस्तान, अमृता प्रीतम हो गया रसीदी टिकट, और एन चंद्रबाबू नायडू हो गया प्लेन स्पीकिंग, है ना। देखिए बोलने से ज़्यादा याद होता है। संकटग्रस्त जाति संगाई है, बताइएगा, संकटग्रस्त है 35 का बताइएगा। तो दोस्तों ये मणिपुर राज्य के संकटग्रस्त जाति हिरन है ना, मणिपुरी हिरन है ना, संगाई।
चलिए अच्छा, संकटग्रस्त जाति को एक लिस्ट बना करके रखा गया जिसे हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मैथ का है जो कि आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए अच्छा, मैं आंसर इसका बता देता हूँ। 36 का जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 6 घंटा 40 मिनट। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। 37 नंबर क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? आप कमरे के कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, ये भी गलत है ना। आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, बिल्कुल। 37 का जो है सही जवाब हो जाएगा, कमरे के तापमान को बढ़ा देता है। और ये जो है बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप लोग को बताना है। तो मित्रों याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है 2CaSO4 इंटू H2O, या नहीं तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विरंजक चूर्ण है ना, विरंजक चूर्ण के बारे में यहाँ असत्य बोलना है। जल में अधिक विलय होता है ना। देखिए, विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये तो भाई सही है। जल में घुलनशील भी होता है, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन पूर्ण रूप से विलय नहीं होता है, याद रखना। घुलनशील होता है लेकिन पूर्ण अधिक विलय नहीं होता है। अच्छा, ऑक्सीकारक के बारे में बात की जाती, ऑक्सीकारक भी होते हैं, है ना। तनु अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन से निष्कासित करती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर अधिक विलय कह रहा है तो ये गलत है ना। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। हाँ देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारद धातु जो है मिश्रण है किसका किसका भाई? तो पारद यानी पारा धातु एक पारद युक्त मिश्र धातु होता है। पारद धातु को अमलगम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अमलगम भी कहते हैं। पारद युक्त ये मिश्र धातु होते हैं, जिसे अमलगम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं, है ना। तो बताइएगा, तो हो जाएगा क्लोनिंग कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लोनिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लोनिंग, है ना। क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान जीव उत्पन्न किए जाते हैं, समान जीव उत्पन्न किए जाते हैं, क्लोनिंग। चलिए अगला प्रश्न, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो 42 बताइएगा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो है वो एक दूसरे से नृत्य करके पहचानते हैं, यानी डांस करके। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो दोस्तों मनुष्य के खोपड़ी में जो है वो कुल 29 हड्डियां हैं। कितना है दोस्तों? 29 है। कपाल में अगर पूछा जाए तो कपाल में 8 है। फेस में दोस्तों 14 है ना। उसके बाद कान में 6 हड्डी है और एक वाइड है ना, एक वाइड है। तो ये टोटल को अगर ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, बताइएगा, है ना। तो 44 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्रो मैग्नन मानुस, क्रो मैग्न मानुस। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, आप लोग के सामने है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, बताइएगा। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ये कहाँ से? तो मातृ पौधा उसे कहते हैं जिसके लक्षण बीजों से या तना काट द्वारा, है ना। बीजों से, इन दोनों से, इनमें से कोई नहीं, इन दोनों से, बीजों से और तना काट से भी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बताइएगा। तो देखिए, मूत्र प्रणाली का हिस्सा जो है ये ब्रोंकाई नहीं है, क्योंकि ये श्वसन से संबंधित है। बाद बाकी सब जो है मूत्रवाहिनी, मूत्र प्रणाली से संबंधित है। चलिए मैथमेटिक्स का सवाल है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 48, ये भी मैथ्स का ही सवाल है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा -23/2। चलिए अगला प्रश्न, ये भी आया सीरीज श्रेणी क्रम है 49 का, बताइएगा। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब 201। चलिए आगे देखते हैं, ये भी देख लीजिए 50 नंबर, है ना। खाली स्थान पे यहाँ भरना है, तो 50 का बताइएगा क्या होगा?
तो यहाँ 38 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों को अवरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए पहला नंबर पे इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है पहला नंबर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का अगर क्षेत्रफल कहा जाए तो 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। बिहार 94,163 में है, बिहार जो है 94,163 में है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर है ना। सबसे ज़्यादा देखिए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का कितना है 3,00,000 है ना, 3,82,52 किलोमीटर है। उसके बाद की जाए उसके बाद उत्तर प्रदेश का है ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा यानी 3,4 देख लीजिए 3,4 3,4 1 2 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। चलिए हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बताइएगा मरमगाओ पतन जो है ये मरमगाओ आओ गोवा में स्थित है। 52 का क्या होगा गोवा में हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न अगला है निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है ना, असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। 53 नंबर तो इसका सही जवाब हो जाएगा देखिए मंदजास। मंदजास जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है मंदजास, बाद बाकी सब जो है वो असम से संबंधित है। सत्रिया हो गया, बगुरम्बा हो गया, बिहू हो गया, ये सब असम का है बगुरम्बा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो भाई केंद्र सरकार को ही दिया जाता है। 54 का हो जाएगा अवशिष्ट मामलों पर केंद्र सरकार ही बनाएगा अनुच्छेद नंबर 248 के ए के तहत। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में पहली चीनी मिल जो है कहाँ स्थापित हुआ था। तो बिहार में पहली चीनी मिल जो है वो 1840 में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था है ना, बेतिया में कब 1840 में दोस्तों याद रखिएगा। लेकिन प्रथम सफल चीनी मिल 1903 में मरौरा में स्थापित हुआ था। सफल कहेगा तो मरौरा 1903 में। चलिए आगे देखते हैं, कूट टाइप का सवाल है ना। चलिए अगला है निम्नलिखित नदियों को कौन बिहार में गंगा से मिलती है ना, बिहार में गंगा से मिलती है बताइएगा। तो बताइएगा फटाफट। इसका सही जवाब हो जाएगा घाघरा और गंडक नदी। घाघरा नदी और गंगा नदी जो है वो गंगा में मिलती है ना। तो इसका सही जवाब घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा है ना। उसके बाद सोन पुनपुन नदी मिलती है, सोन पुनपुन नदी कौन बिहार में गंगा मिलती है। तो सब हो जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न हाँ अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान की प्रस्तावना से है। भारत की संविधान प्रस्तावना के सिलसिले में कौन से सही क्रम है। तो 57 का बताइएगा। तो देखिए प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के बाद इसमें सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है ना, उसके बाद समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं 58 निम्नलिखित में कौन सा नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी बनाती है ना। यह 98 मीटर ऊंचाई है दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। हाँ इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और ये दोस्तों याद रखिएगा ये एशिया का प्रथम जलगृह विद्युत गृह है। इसकी स्थापना 1902 में होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। नौपाषाण का सांस्कृतिक स्थल नहीं है बताइएगा। तो देखिए कुंतासी भारत के गुजरात राज्य में मोरबी जिले के मालिया तालुका में स्थित है। ये सेंधव शब्द है ना, सेंधव है कौन सा कुंतासी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो दोस्तों बिक्री कर है ना। क्या है दोस्तों आय का भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर है दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित कुंजिकल जलप्रपात है। कौन सा कुंजिकल जलप्रपात है, वराही नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कहा जाए तो 455 मीटर है ना। हाँ लगभग 1.5 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों।
रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ना, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, प्लित्जर पुरस्कार भी दिया जाता है, प्लित्जर पुरस्कार भी दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। हाँ, बहुत ही गर्दा, बहुत ही शानदार। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही खतरनाक है ना। एपेक का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों एपेक का पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो 1989 में, कब? 1989 में एपेक की स्थापना जो है होती है। लगभग इसमें टोटल 21 देश शामिल है। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये सिंगापुर में है। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है मित्रों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 64 बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है? तो देखिए, संगम साहित्य में कौन कौन वंश को चर्चा मिलता है? तो याद रखिएगा, चेर का मिलता है, चोल का मिलता है, पांड्य का मिलता है, यानी कदम का जो है नहीं मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कदम राजवंश का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो क्या चीज़ का बना हुआ था? तो भाई लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो भाई 2000 ईस्वी में ही मध्य प्रदेश से अलग होता है छत्तीसगढ़, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, कौन कौन राज्य का जो है अलग 2000 ईस्वी में होता है? फटाफट कमेंट्स में बताएंगे आप लोग। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के विदिशा में है। मौर्य वंश के शासक अशोक ने बनाया था। कौन बनाया था? अशोक ने बनवाया था। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत लिखिए। तो 68 नंबर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध 1532 में होता है। देवरा का युद्ध कब होता है? 1532 में होता है। देवरा का युद्ध 1532 में होता है, ठीक है। उसके बाद चौसा का युद्ध जो है, चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में होता है, ठीक है। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है जस्ट इसके एक साल बाद 1540 में होता है। ये 39 हो गया। उसके बाद सरहिंद का युद्ध अगर पूछा जाए, सरहिंद का युद्ध पूछा जाए तो वो 1555 में होता है। तो अब इसको आप लोग खुद से सजा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 69। देखिए, अर्जुन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है, खेल क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। हाँ, इसमें 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। कितना रुपया दोस्तों? 15 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंजित सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से प्राप्त किया था? तो दोस्तों काबुल के विस्थापित शासक शाह सूजा से जो है रंजित सिंह कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 71, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? भाई गर्दा प्रश्न है ना। हाँ, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या था? सहायक संधि। लेकिन सबसे पहले सहायक संधि लाने का काम किया था लॉर्ड डुप्ले। तो सबसे पहले जो इसमें बना था शासक, तो वो बाजीराव द्वितीय बना था, बाजीराव द्वितीय, है ना। पेशवा बाजीराव जो है ये पहला मतलब करने वाला पहला मराठा सरदार था, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। चलिए क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक ऑप्शन देख लीजिए। तो दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय को भी कहा जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। और इसके ये जो है कब स्थापना करता है? तो 1814 ईस्वी में, है ना। हाँ, ब्रह्म समाज का भी स्थापना राजा राम मोहन राय। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है भाई? तो ओडिशा झारखंड क्षेत्र में स्थित है। ओडिशा झारखंड क्षेत्र में जो है लौह अयस्क क्षेत्र मिलता है ना। हेमेटाइट
सिडेराइट, लिमोनाइट। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह पूछा जाए तो शुक्र ग्रह, गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है ना, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है, बताइएगा। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, लावणी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? लावणी और तमाशा महाराष्ट्र का है। लावणी महाराष्ट्र का है, तमाशा भी महाराष्ट्र का है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि है ना, विनिर्माण उद्योग निर्माण हो गया द्वितीयक, सेवा क्षेत्र हो गया तृतीयक क्षेत्र। आइए अगला प्रश्न, पौधों में यानी पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो हरा रंग क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी गैस है? तो दोस्तों हवा में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, है ना, क्षोभमंडल में 78% है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो लगभग 20% है। चलिए, कार्बन 0.03%। निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है तो 80 नंबर का क्या होगा? तो देखिए, लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये बहिर्ग्रंथि है, बाद बाकी सब जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है वह कितना है? तो पानी से ढका हुआ भाग जो है वो कितना है? तो दोस्तों जल्दी बताइए फटाफट, 2/3 भाग। पृथ्वी के है ना वो जल से आच्छादित है, 2/3 भाग, 2/3 भाग दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 82 है ना, भारी जल वह जल होता है ना, भारी जल वह जल होता है, बताइए 82 का क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों 82 का जो है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है, ठीक है, D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका आणविक द्रव्यमान 20 होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन है? तो भाई P+N नाभिक में होता है, जिसको न्यूक्लियन बोला जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ पूछा जाता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है बताइएगा। तो 85 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, यह वस्तु के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती है। भाई यही जो है गलत हो गया, बाद बाकी सारा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग क्या होता है? ध्वनि का तो 86 नंबर का बतेगा। तो दोस्तों लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि का वेग। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है बतेगा? देखिए सूर्य का प्रकाश को लग 8.5 मिनट लगता है, 8.5 मिनट लगता है, जबकि चंद्रमा को 1.3 सेकेंड ही लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग द्रव मिश्रण के घटक को एक दूसरे से अलग करने के लिए, है ना, माफ कीजिएगा, पदार्थ को अलग करने के लिए। डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न मैथ्स का सवाल है, आप लोग खुद से इसको बनाएंगे तो 89 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 23/43, है ना, इसमें आप लोग देख लीजिए, सॉरी 12.9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, ये भी देखिए यहाँ पर 90 नंबर है, मैथ का सवाल है, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। 23/43 हो जाएगा। चलिए, असंगत को पहचानना है, असंगत को पहचानना है ना, तो असंगत इसमें जो है ना 115 ही होना चाहिए, क्योंकि 625 25 का स्क्वायर है, 225 15 का, 5 25 25 5 का स्क्वायर है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 92 बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। 92 का क्या होगा? बाल विवाह निरोधक अधिनियम, है ना, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? 92 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1929 दोस्तों, 1929 में याद रखिएगा बाल विवाह निरोधक अधिनियम, है ना।
चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वोदय शब्द किसकी देन है? तो सर्वोदय शब्द जो है ये किसकी देन है? तो ये हो जाएगा सर्वोदय गांधी जी की देन है। 93 का क्या होगा? 93 का गांधी जी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, अगला 94। परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारतीय जनजीवन, समाज व संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई है, जिसे ब्रिटिश सरकार अपने साथ लाए हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो पश्चिमीकरण कहलाती है, वेस्टर्नाइजेशन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, बताइएगा। 95 बहुत ही महत्वपूर्ण है, विवादास्पद है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो वो हो जाएगा जाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार में मनाही है दोस्तों क्या? तो श्रमिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद, भूमि का बंटवारा, इनमें से सभी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे है देख लीजिए, यह किसका कथन है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्था भी है। प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों में निर्मित होती है, जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। ऐसा कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है ना। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो 99 का हो जाएगा ग्रीक भाषा से लिया गया है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल है ना। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? चलिए ऑप्शंस देख लीजिए, 100 का क्या होगा? तो दोस्तों व्यवसाय की प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। तो ये रहा दोस्तों 100 क्वेश्चंस जो कि हम लोग इस सेट में कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।